हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। काफी टाइम से नहीं करवा रहे थे टॉपिक्स वगैरह, टेस्ट वगैरह को कुछ वजह थी, उस वजह से नहीं करवा रहे थे। अब रेगुलर बेसिस पे आपको वापस से यूपीएचसीएससी के लिए आपको जनरल स्टडीज के तैयारी करवाएंगे। टेस्ट भी जो 51 तक ही हुए हैं अभी तक टेस्ट, उसके आगे नहीं हुए हैं, तो अब वापस से आपको उसके आगे का करवाया जाएगा। रेगुलर जैसे पहले प्रिपरेशन चल रही थी उसी बेस से अभी 1-2 दिन लगेगा वापस से, लेकिन शुरू करवाएंगे। अब है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आने वाले टाइम में आपको सारे टॉपिक्स वापस से करवा दिए जाएंगे, पूरे साल के भी करवाए जाएंगे, तो इसलिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, होपफुली जल्दी ही कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेट्स बिगिन। भारत सरकार ने सिंकुला सुरंग इसके कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने जो सिंकुला टनल है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल बनेगी जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल है, अराउंड 16,800 फीट की हाइट पे बनेगी ये। दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? बीआरओ इसको बना रहा है। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये टनल किसके बीच में बनेगी? ये जो सिंकुला है, ये हिमाचल और लद्दाख के बीच की एक माउंटेन पास है, एक तरीके से हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि ये सीधा ये टनल बनने के बाद जो जास्कर वैली है उसको ये वहां तक पहुंचने के लिए, तो यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और टाइम बचेगा। इसका जो यात्रा करने का टाइम है वो भी बच जाएगा। अराउंड 100 किलोमीटर का जो वो है, एक तो ये टाइम डिस्टेंस कम हो जाएगा, और दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ज्यादातर विंटर सीजन में है, जो सर्दियों के टाइम पे बर्फबारी होती है, 15-20 फीट की बर्फ यहाँ जमी रहती है इस एरिया में, तो उससे भी सड़कें बंद रहती है। तो ये टनल बनने के बाद से वो सब भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और 365 है जो जास्कर वैली में, ये इजी हो जाएगा वहां पे जाना। एक और इम्पोर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो है कि ये जो बीआरओ बना रहा है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? सिंकुला टनल किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? ये बीआरओ का प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट योजक आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ये अनाउंस किया है कि वो अब जो एक योजना बना रहे हैं और ये योजना लागू करेंगे, वो 2025 से इफेक्ट में आएगी। लेकिन ये कब के लिए होगी? ये होगी 2035 के लिए। इसमें क्या होगा कि जो गैस और डीजल से चलने वाली कारें हैं उनको बैन किया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन ने अभी अनाउंस किया है। अब देखिए, अभी अनाउंस क्यों किया है? इसकी वजह है कि अभी अनाउंस किया है, ये इफेक्ट में लाएंगे इस पे हर 2 साल में एक तो इसका रिव्यू किया जाएगा। दूसरा क्या है कि अभी से इसकी प्लानिंग चल रही है कि क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, जो बैन लगाया जाएगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सब इस पे अभी प्लानिंग चल रही है। और ये 2035 में बैन करेंगे। इसकी वजह है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कार वगैरह वैन बनाते हैं, उनको टाइम मिल जाएगा कि ताकि वो जो अभी बना रहे हैं वो आने वाले 10-15 साल में, 15 साल में उनका सेल हो जाए, और अब फ्यूचर में वो इस तरीके की गैस और डीजल से जो कारें बन रही है वो नहीं बनाएंगे।
क्योंकि मार्केट ही नहीं रहेगा तो बनाएंगे कैसे। और ये सब क्यों किया जा रहा है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो इमिशन है उसको खत्म करने के लिए ये प्लान किया गया है यूरोपियन यूनियन ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हरबिंजर 2023 RBI ने से जुड़ा हुआ है ये। अभी दूसरा वैश्विक जो हैकाथॉन है उसकी अनाउंसमेंट की है। हमें जो इसमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो टर्म है ये देखकर आपसे पूछा जाएगा कि किससे एसोसिएटेड है, तो ये RBI से एसोसिएटेड है। दूसरा, इसकी जो थीम है वो क्या है, इसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, IDS, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसमें और जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि इसमें कौन से देश कितने, इसमें लगभग 22 कंट्रीज इसमें शामिल होने वाले हैं। और इजराइल हो गया, फिलीपींस है, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका, UK, सब इसमें शामिल होंगे। इसका जो मेन रहेगा वो डिजिटल बैंकिंग या लेन देन में क्या ब्लॉकचेन का यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उन सब पे मेन फोकस रहेगा। इसमें प्राइज वगैरह भी होता है। ये जो हैकाथॉन है इसमें लगभग जो विनर है उसको 40 लाख रुपीज दिए जाते हैं, और जो सेकंड जो रनर अप होता है उसको 20 लाख रुपीज दिए जाते हैं। ये इसमें प्राइज भी होता है। ये जो हैकाथॉन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये 2021 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो रिजल्ट था 2021 का 2022 में घोषित किया गया था। और अब RBI दूसरा हैकाथॉन करने जा रहा है। ये एक्चुअली RBI क्या है, जो अभी प्रेजेंट में जो एक्टिविटीज है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके आधार पे इस थीम का को चूज करता है। 2021 में RBI ने अपना जो भीम ऐप है उसका प्रचार करने के लिए ये शुरू किया था। और अब उस ऐप को देखिए आप, इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन पहचान मिल चुकी है उसकी। और RBI अब है जो पूरी तरीके से RBI जो डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है उस पे फोकस कर रहा है। इस हैकाथॉन में पूरा जो फोकस रहेगा वो IDS, जो ये मैंने बताया आपको, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, इस पे रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अभी जो डिफेंस सेक्टर है, रक्षा क्षेत्र, इसमें जो घरेलू खरीद पे 75% इसमें पूंजी खर्च की जाएगी। हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन या ये जो MOU साइन हुआ है ये कहां पे साइन हुआ है, ये जो एयर इंडिया एयर शो हुआ था, एयर इंडिया एयर शो, उसमें साइन हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में एरो इंडिया एयर शो आयोजित किया गया था। एरो इंडिया एयर शो कहां पे आयोजित किया गया था, तो ये कर्नाटका में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें कई MOU साइन हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि अब अपने जो घरेलू खरीद है उस पर 75% पूंजी खर्च की जाएगी। लास्ट टाइम जो बजट था 2022-23 का, उसमें इसका हिस्सा था 68%। जो ये डोमेस्टिक है उसका 68% था, अब उसको बढ़ा के और ये कितना कर दिया है, 75% कर दिया है। ये भी आपको डेटा है जो ध्यान में रखना है। एक और जो यहां से पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट आपसे, वो ये कि ये जो पूरा हुआ है शो या ये जो MOU हुए हैं, ये जो समारोह हुआ है, इस समारोह का नाम क्या था। इस पूरे जो ये फंक्शन हुआ है इसका नाम था बंधन समारोह। बंधन समारोह, ये आपको याद रखना है, बंधन समारोह। ये PDF वगैरह आपको भेज दी जाएगी। इजराइल की न्यायिक सुधार योजना, देखिए हमारे यहाँ पे भी काफी इस पे चल रहा है, लेकिन जुडिशरी क्या है, जुडिशरी यहाँ पे काफी नीचे तक जड़े हैं उसकी, इसलिए टाइम लग सकता है। हमारे यहाँ क्या है, जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जज खुद करते हैं। और बहुत सारे आपको ऐसे केसेस, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि उन्हीं के रिलेटिव्स जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाचा भतीजा जुड़ा हुआ है। इजराइल ने अभी ये न्यायिक सुधार योजना लागू की है, और ये एक सीरीज है जो प्रस्ताव रखा है इजराइल ने, इजराइल की पार्लियामेंट में। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इजराइल की संसद है उसका नाम क्या है, तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। नेसेट जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है। अभी प्रेजेंट में क्या है इजराइल में, प्रेजेंट में जो इजराइल का
अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसी के पास सारे अधिकार हैं कि वो चाहे तो पार्लियामेंट के कानून भी खत्म कर सकता है। जैसे पहले हमारे यहाँ आया था एक एनजेसी 2015 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, खत्म कर दिया उसको। वैसा ही इजराइल में है कि पार्लियामेंट के कानून को खत्म कर सकता है वहां का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जो ये सुधार किया जा रहा है, इसमें क्या है कि जो न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो पूरा अधिकार नेसेट के पास होगा, वहां की पार्लियामेंट ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट के लोग होंगे, इसमें जज भी शामिल होंगे, बार एसोसिएशन के जो सदस्य वो भी शामिल होंगे, जुडिशियल कमेटी के लोग भी शामिल होंगे। तो इसमें जज भी शामिल होंगे, लेकिन पार्लियामेंट की देखरेख में होगा ये सारा काम है। जो ऐसा नहीं है कि जजों ने लेटर भेज दिया कि आप इनको अपॉइंट कीजिए और गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वहां पे अभी यही चल रहा था जो हमारे यहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भेज देता है कि भाई इनको अपॉइंट कीजिए और गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस देश ने न्यायिक सुधार योजना लागू की है, ये इजराइल ने लागू किया है। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस क्या है? देखिए इस पे हम कई बार पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। जो अभी डिक्लेयर किया है ये 2023 का मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये उसी से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से जो मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने, और ये भारत की पहल पे किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल पे ही ये शुरू किया गया है। अब ये अवेयरनेस का मकसद क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का जो प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिसर्च एंड अवेयरनेस डिपार्टमेंट है उसने मोटे अनाज के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि जो मिलेट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके और दुनिया में इसकी मोटे अनाज की खपत ज्यादा होने लग जाए, ये ऐसा शुरू किया है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सीड मनी क्या है? सीड मनी, सीड मनी क्या है? ये जो प्रत्येक G20 सदस्य है, G20 हर मेंबर कंट्री को पहल में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अब खाद्य सुरक्षा इस G20 की इस बार जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है, और इस जो ये शुल्क लगेगा, जो ये फीस G20 देगा G20 में शामिल होने से पहले, उसका यूज इसी में किया जाएगा। दुनिया में जो विभिन्न जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें इस पहल को लागू करना, या फिर जो फूड सिक्योरिटी है उस पर लागू किया जाएगा। ये टर्म इसी से जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है उसी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। भारत दुनिया में है जो ये मिलेट्स हैं, मोटा अनाज, जिसमें अभी 5th पोजीशन पे है। बीमारू राज्य क्या है? देखिए ये टर्म काफी टाइम से सुनने में आ रही होगी, लेकिन अभी ये ज्यादा चर्चा में है। अभी ये टर्म ज्यादा चर्चा में है, उसकी वजह है कि एक तो हम अभी चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। भारत बहुत जल्दी चाइना से आगे निकल जाएगा, दुनिया का ये सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारत, और ये अभी होने वाला है। अब इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये जो बीमारू स्टेट्स जिनको नाम दिया गया है उनका है। सबसे पहले तो ये जो बीमारू है, ये वर्ड किसने शुरू किया है? ये एक जनसंख्या से रिलेटेड एक्सपर्ट थे और ये इकोनॉमिस्ट भी थे, आशीष बोस। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, आशीष बोस। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, बीमारू राज्य वाला। अब बीमारू राज्यों का क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बीमारू राज्य, ये जो आशीष बोस है इन्होंने 1980 के टाइम पे ये टर्म कॉइन किया था, और अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी जो यूपी में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये टर्म यूज किया है, इस शब्द को याद किया है कि बीमारू राज्य कहा जाता था। अब ये इसलिए भी चर्चा में है। देखिए बीमारू राज्य कौन से हैं? बीमारू है BIMAR और U। BI हो गया बिहार, MA हो गया मध्य प्रदेश,
आर है, ये है राजस्थान, और यू है, ये यू है उत्तर प्रदेश यूपी, ये है बीमारू। बीमारू की ये फुल फॉर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन्हीं को बीमारू राज्य कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, देखिए ये जो पॉपुलेशन का जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि इन राज्यों की जो कुल प्रजनन दर है 2.1 है, 2.1 इन राज्यों की प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या होती है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या है कि एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को वो उसके थ्रू महिला कितने बच्चों को जन्म देगी, तो ये 2.1 है इन राज्यों का है, जो 2 से ज्यादा, इन राज्यों में हर महिला 2 से ज्यादा ऐसा ये फर्टिलिटी रेट है। जबकि जो साउथ के राज्य हैं उनमें ये इतना नहीं है। सो ये चर्चा में, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये जो पॉपुलेशन का मैंने बताया आपको, एक तो फर्टिलिटी, और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में अभी प्रेजेंट में 41% जो आबादी है टोटल आबादी का, वो इन्हीं 4 राज्यों में है। और आप देखिए 2025-26 में, 2026 में इन बीमारू राज्य जिनको कहा जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, अराउंड 44%, 43.5% पॉपुलेशन, देश की टोटल पॉपुलेशन का 43.5% पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में होगी। ये एक कंसर्न है, चिंता का विषय है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शिक्षा के लिए राज्यों का आवंटन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि किस राज्य को कितना अलॉटमेंट हुआ है एजुकेशन फंड, या किस राज्य ने एजुकेशन के लिए कितना बजट इश्यू किया है। अभी रिसेंटली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी को बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। उसके बाद से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना अपना बजट पेश कर रही है। अब बिहार और जो छत्तीसगढ़ है, बिहार और छत्तीसगढ़, यहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया था। केंद्र सरकार ने जो बजट अलॉट किया है वो एजुकेशन पे कितना है, ये इस तरीके से डेटा एक क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। अभी बजट में 16.51% केंद्र सरकार ने एजुकेशन के लिए अलॉट किया है, और ये कितना हो जाता है टोटल बजट का, अगर 16.5% देखे तो 44,000 करोड़ के आसपास ये हो जाता है, जो पिछले बजट के कंपैरिजन में 8% ज्यादा है, 8% ज्यादा है। पिछले बार 2022-23 के बजट में 40,000 करोड़ के आसपास था, ये अब 44,000 करोड़ हो गया है। स्टेट वाइज भी आपको मिल जाएगी ये लिस्ट है, महाराष्ट्र के लिए कितना किया है, उत्तर प्रदेश के लिए कितना है, राजस्थान ने कितना किया है, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा बताए मैंने आपको, ये ध्यान रखना। विवेक रामास्वामी कौन है? विवेक रामास्वामी देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि जो 2024 में 2024 में जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पे जीते कोई भी प्रेसिडेंट कोई इंडियन ओरिजिन का ही बनेगा, क्योंकि जो 2 कैंडिडेट है वो दोनों इंडियन ओरिजिन से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, और उनमें से एक ये है विवेक रामास्वामी। ये जो एंटी वॉक INC इसके CEO हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, और इसके लेखक हैं, ये इसमें CEO भी हैं। मेनली ये जो रहने वाले हैं ये मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं और केरला के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाम काफी चर्चा में चल रहा है अभी। सऊदी अरब पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजेगा। देखिए ये चमत्कार ही है, क्योंकि सऊदी है वहां पे महिलाओं को लेकर ये काफी रूढ़िवादी रहा है। सऊदी अरब में महिलाओं को अधिकार जैसे बाकी कंट्रीज में मिलते थे वैसे नहीं थे, महिलाओं को गाड़ी चलाने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन जब से
सऊदी अरब में ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उसके बाद से इन्होंने काफी चेंजेस किए हैं। अब वहां पे महिलाओं को गाड़ी चलाने की भी इजाजत दी है। महिलाएं पहले विदेश यात्रा नहीं कर सकती थी, अब विदेश यात्रा की भी अनुमति दे दी है इन्होंने। अब एक नाम आपको ध्यान रखना है यहां से, वो नाम है रेयाना बरनावी। रेयाना, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। रेयाना बरनावी, रेयाना बरनावी है, ये हिस्ट्री रचने जा रही है क्योंकि ये सऊदी अरब की पहली महिला होंगी जो अंतरिक्ष में जाएंगी। जिस देश में मुस्लिम महिलाओं पे सदियों से बंदिश थी, अब उनके लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ये रेयाना को फाइटर जेट पायलट है, ये अलकरनी, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, अलकरनी, इनके साथ ये अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगी। और जो रॉकेट है कौन सा है, वो है स्पेस एक्स फाल्कन, स्पेस एक्स फाल्कन 9, इस पे जाएंगी ये। और ये कहां से लॉन्च किया जाएगा, ये क्रू है, इसको लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा से। उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 और ये रेयाना बरनावी, ये दो आपको ध्यान रखने हैं। सऊदी अरब के जो शाही राजकुमार है प्रिंस सुल्तान बिन सलमान, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले वो पहले सऊदी अरब का पहले नागरिक कौन थे सऊदी अरब के जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी, वो 1985 में यहाँ के जो प्रिंस थे सुल्तान बिन सलमान, उन्होंने की थी। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सऊदी अरब अपने कानूनों में डील दे रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को अपने जो है डील दे रहे हैं, जो उनके पहले कुछ बना रखा था कानून, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग डील दे रहे हैं। ये खनन प्रहरी एप्लीकेशन, खनन प्रहरी एप्लीकेशन ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है खनन प्रहरी ऐप, ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसकी वजह भारत में जो ये माइनिंग है, अवैध खनन, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये जो खनन करने वाले ये डरते भी नहीं है किसी से, पुलिस वालों पे, इवन दैट कई जगह तो जो थाना इंचार्ज है, एसपी है, उन पे भी ये फायरिंग वगैरह करते हैं। ये काफी जोर शोर से, इसकी वजह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि जहां से खनन करते हैं वो रिवर बेड होता है, रिवर बेड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वहां पे कई प्रॉब्लम्स होती है एनवायरनमेंट को लेके। अब ये ऐप शुरू किया है, इस ऐप में क्या होगा, ये सर्विलांस सिस्टम है। खनन प्रहरी ऐप में सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है और इस सर्विलांस सिस्टम का नाम क्या है, CMS-MS। ये नाम ध्यान रखना आपको। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ये सर्विलांस सिस्टम CMS-MS किससे एसोसिएटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है CMS-MS का, ये है कॉल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, आप कहीं नोट कर सकते हैं, अदरवाइज PDF आपको भेज दिया जाता है। इससे ये सर्विलांस के जरिए इस पे रोक लगाने की कोशिश है। ट्राइफेड आदि महोत्सव फेस्टिवल, ट्राइफेड आदि महोत्सव फेस्टिवल है, ये अभी कहां पे शुरू किया गया है, ये महोत्सव अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। कहां पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में शुरू किया है। किसने किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, उसने शुरू किया गया है। अब इसकी कई वजह है। देखिए, इस फेस्टिवल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, और दूसरा इसकी वजह क्या है, एक तो जो कारीगरी है या फिर जो शिल्पकार है, शिल्पकार इनमें है, जो ये जो आदिवासी जनजाति है, इनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। ये लोग एक तो इसमें जो कारीगरी है या शिल्पकार है, उनमें काफी मात्रा में है, इनका रोल है जो इनको बढ़ावा देने के लिए। अब होता क्या है कि ये डायरेक्ट तो जाते नहीं है, इनके बीच में जो ये बनाते हैं, फिर बीच में एक बिचौलिया आ जाता है और फिर मार्केट में पहुंचता है इनका जो भी ये बनाते हैं वो। तो अब इन बिचौलियों को खत्म करने के लिए, बिचौलिया सिस्टम खत्म करने के लिए, डायरेक्ट इनको बेनिफिट मिले, उसके लिए ये आदि फेस्टिवल शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। और इसकी
इसमें एक और गवर्नमेंट ने इसको जोड़ा है कि इनको एक श्री अन्ना जो इनका बाजार उत्पाद है, जैसे बाजरा हो गया, इस तरीके के जो उत्पाद है उनको भी बेचने के लिए इनको आमंत्रित किया है। जो ट्राइब है उनको आमंत्रित किया गया है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर, कजिन एंड कॉमर्स। आपको ये ध्यान रखना है इसका थीम, ये सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर, क्यूजिन एंड कॉमर्स। ये आजकल काफी चर्चा में है, उसकी कई वजह है। एक तो ये ग्रेटर टिपरालैंड क्या है? ग्रेटर टिपरालैंड है ये त्रिपुरा से एसोसिएटेड है, त्रिपुरा। दूसरा, अभी यहां इलेक्शन है, 80% लोग इसकी मांग करते हैं। त्रिपुरा के जो 68% है, 68% लोग त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरालैंड की डिमांड कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस डिमांड को अपने मैनिफेस्टो में लेगी और ये लोग इनको वोट वगैरह करेंगे। अब ये जो टिपरा मोथा पार्टी है, टिपरा मोथा पार्टी है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? ये जो ग्रेटर टिपरालैंड की डिमांड कर रहे हैं ये है टिपरा मोथा पार्टी, और इसकी स्थापना की थी जो विक्रम माणिक देव वर्मा है उन्होंने। ये ध्यान रखना आपको, प्रदोत विक्रम माणिक देव वर्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ग्रेटर ये जो टिपरा मोथा पार्टी है ये काफी चर्चा में है अभी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो अभी चुनाव करवाने जा रहा है त्रिपुरा में, उसमें ये जो त्रिपुरा की कई जनजातियां इनको आइडेंटिफाई किया है। 50% से ज्यादा त्रिपुरा की जनसंख्या इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये जो डिमांड कर रहे हैं टिपरालैंड, इन्हीं से जुड़ी हुई है। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन लोकसभा के, उस टाइम पे जो ये नेता हैं टिपरा मोथा पार्टी के विक्रम माणिक देव वर्मा, इनको त्रिपुरा की जो कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भ्रष्ट लोगों को शामिल करने के लिए मजबूर कर रही है। ये कहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। अब इसमें और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है वो है कि जो ये लोग क्या है, एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। तो अब दो चीजें आ जाती है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ये आपको जरूर पढ़ना है। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी अधिकृत या भारत सरकार का जो नियंत्रण वाला एरिया है उसको एक अलग राज्य में परिवर्तित किया जाएगा, यह आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि कोई भी नया राज्य बनाने के नियम या उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका डेफिनेशन आर्टिकल 3 में है। या फिर ये जो पहले से कोई राज्य है उसका बॉर्डर चेंज कर दिया, उसकी सीमाओं को बदलने की बात है, वो भी आर्टिकल 3 में है। तो आर्टिकल 2 और 3 जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वुल्फ अवार्ड्स, वुल्फ प्राइज 2023, इसके जो विनर हैं उनकी घोषणा की है। देखिए इसमें टोटल जो है 6 एरियाज में दिया जाता है, 6 एरियाज में यह अवार्ड दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है तो 6 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। टोटल वुल्फ प्राइज जो है, इसकी स्थापना, ये जो वुल्फ अवार्ड है ये इजराइल का जो वुल्फ फाउंडेशन है वो करता है, ये अवार्ड्स को प्रस्तुत करता है। और ये कब से दिया जा रहा है? 1978 से दिया जा रहा है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये एक्चुअली जो साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको दिया जाता है। इसकी स्थापना 1978 में की थी। एक जर्मन था, रिकार्डो वुल्फ ने इसकी स्थापना की थी। और वो इजराइल में राजदूत थे, जर्मन थे लेकिन इजराइल में राजदूत थे, एम्बेसडर थे इजराइल में वो, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये आर्ट, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, आप ये कैटेगरी ध्यान रखिएगा, आर्ट, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, इसके अलावा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इसके अलावा है जो साइंस एंड
मेडिकल फील्ड, इसमें ये जो दिया जाता है, इसमें छह कैटेगरीज में दिया जाता है। अब इसके विनर कौन है, ये इनकी सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। जो चिकित्सा है उसमें टोरंटो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है डेनियल ड्रकर, उनको मिला है। एग्रीकल्चर में जो ब्राजील की यूनिवर्सिटी है रियो डी जेनेरियो, उससे मिला है मॉर्टिनस रियन को। फिजिक्स में है प्रोफेसर केन जेन चेटेन है, उनको मिला है। केमिस्ट्री में आरएनए के जो पैथोलॉजिकल डिसफंक्शन पे काम किया है 3 साइंटिस्ट है, उनको मिला है केमिस्ट्री में, और उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। टी विल्सन है, जॉन टी विल्सन, हिरोकी सुगा, जेफरी डब्ल्यू केली, ये ऐसे इनके 3 नाम है, आप ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में ड्यूक यूनिवर्सिटी को मिला है, उनके ड्यूक यूनिवर्सिटी के है एक इंग्रिड, इनको दिया गया है, जिन्होंने वेलवेट थ्योरी पे काम किया है। और आर्ट में जापान के हैं ये फुजिको नकाया, जापान के हैं आर्ट में फुजिको नकाया। और इनके साथ साथ एक इंग्लिश है इंग्लैंड के, उनको मिला है, जो इंग्लैंड के हैं रिचर्ड लॉन्ग, उनको मिला है। तो ये अवार्ड्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में, और इस सिलेबस में भी है आपके, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस टॉपिक से, ये है कि अभी रिसेंटली HAL ने ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसकी डील किस देश के साथ की है, तो ये इसका आंसर आएगा मॉरिशस के साथ। भारत ने अभी ये मॉरिशस के साथ ये डील की है, और ये हेलीकॉप्टर है जो दिए जाएंगे मॉरिशस को। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जो वहां का पुलिस फोर्स है वो इनको यूज करेगा। और इससे क्या होगा, ये दो रिलेशन और डिफेंस में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट चीता, देखिए सितंबर में 8 चीता लेके आए थे, सितंबर 2022 में। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीताओं को लाया गया था नामीबिया से, और अभी 12 चीते साउथ अफ्रीका से और आए हैं इसी महीने, अभी रिसेंटली। और ये कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, कूनो नेशनल पार्क, वहां पे छोड़ा जा रहा है इनको, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। 1952 में विलुप्त हो गए थे चीते। अब इस समझौते के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका से अगले 8 से 10 साल तक हर साल 12 चीते इंडिया में आएंगे, हर साल 12 चीते अगले 8 से 10 साल तक। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023, ये जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है 2023, ये कहां पे आयोजित किया जाएगा, ये दुबई में आयोजित किया जाएगा, दुबई में UAE में आयोजित किया जाएगा। और इसमें है जो 20 से ज्यादा राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे, ये अभी इसी महीने है फरवरी 2023। और इसमें जो मिस्र के हैं अब्देल अस्सीसी, अफ्रीकन संघ के जो अध्यक्ष हैं मैसीसोल, और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगन, वो भी शामिल होंगे। भारत है, भारत से जुड़ा हुआ है, इसमें एक टर्म आपको ध्यान रखनी है, इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक टर्म आपको ध्यान में रखना है। इंडिया स्टैक, इसमें भारत है API, इंडिया स्टैक API, जो क्या है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, बिजनेस है, डिजिटल से जुड़ा जितना भी है, वो अब आपको इंडिया स्टैक जो API है इस पे मिल जाएगा, सभी है जो। और इसमें 7 देश इससे जुड़ेंगे भारत से, जो इंडिया स्टैक API है। ये रितेश अग्रवाल अभी इसके CEO है, आप और देख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है, सरकार शिखर सम्मेलन, इसमें भारत ने इंडिया स्टैक लॉन्च किया है, 7 देश इससे जुड़ रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है, ये जो अभी 2023 का होगा, ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग है वहां पे ये लॉन्च किया गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जम्मू कश्मीर और स्पेशली गुलमर्ग में। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में और आपको रेगुलर करवाते रहेंगे टेस्ट, करंट अफेयर्स, और जो भी आपके सिलेबस में है उसका रिवीजन शुरू कर देंगे, वापस से आपको नोट्स टॉपिक्स करवा दिए जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।